हाय, सीए की सिंगला दिस साइड कवर करेंगे आईसीआई केस स्टडीज एमसीक्यूज ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। पेज 58 है और केस सिनारियोज बेस्ड क्वेश्चन पहला का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये आईसीआई की वेबसाइट पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे इसका लिंक। मेसर्स जेजे एंड एसोसिएट्स जिनका ऑफिस चेन्नई में है, दे आर स्टैचुटरी ऑडिटर्स अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ अ कंपनी। कंपनी का नाम है स्वीट अरोमा प्राइवेट लिमिटेड और बिजनेस कर रहे हैं ये राइस का मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम पेडी कैटरिंग टू बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट, मेनली इन द गल्फ नेशंस। ठीक है, कहानीबाजी है। द कंपनी हैज अ ह्यूज प्लांट कैपेसिटी फॉर राइस एक्सट्रैक्शन नदरन इंडिया में। Needless to state that inventories are in huge quantity and in such type of business consisting of raw material, WIP and finished goods. Raw material, WIP, finished goods तीनों हैं। The auditor want to obtain sufficient appropriate evidence regarding inventories, यानी जो क्वेश्चन है मेनली इन्वेंट्री से रिलेटेड आएगा। तो आपको अब आंसर करने हैं अलग अलग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है आपको ये बताना है मोस्ट लाइकली करेक्ट कौन सा है इन रिलेशन टू ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। वैसे इस पे ऐसे था 501 इन्वेंट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या मांग रहा है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑडिटर टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। जी नहीं, मैंडेटरी तो नहीं होता था, कोशिश कर सकते थे, अनलेस इम्प्रैक्टिकल ना हो हम कोशिश करते थे कि जाके अटेंड करें। तो पहला आंसर तो गलत है कि ऑल सर्कमस्टांसेस में जाके आपको अटेंड करना है, बिल्कुल नहीं। कहाँ कहाँ किस किस क्लाइंट के पास जाके कहाँ कहाँ इन्वेंट्री काउंटिंग अटेंड करोगे। Physical inventory counting may be attended by the auditor on the date of financial statement or at a date other than date of financial statement in his discretion mandatorily in all circumstances। तो ये भी गड़बड़ है भाई, जहां इन्वेंट्री ज्यादा मटेरियल नहीं होगी वहां मैं क्यों जाके फिजिकल काउंटिंग को जरूर जाके अटेंड करूंगा। तो ऐसा हमारा ऐसे कहीं नहीं बोलता कि भाई अगर फिजिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप नहीं अटेंड कर पा रहे आपको किसी और दिन जाके करना ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कहता हमारा ऐसे। The attendance of auditor at physical inventory counting is impracticable due to time and cost involved because the auditor's office location with respect to company's plant location कि भैया ऑफिस का लोकेशन कहीं और है आपका लेकिन प्लांट लोकेशन कहीं और है, इसलिए फिजिकल अटेंडेंस को आप स्किप ही कर दो और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा लो। भैया ये तो गलत है, हमारा ऐसे का ये थोड़ी बोलता है कि अगर फैक्ट्री दूर है ऑफिस दूर है तो भैया जाना मत, ऐसा तो कुछ नहीं है। और डी ऑप्शन ऑडिटर शैल अटेंड करे अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, ये है भैया ऐसे का लैंग्वेज। हाउएवर लेकिन टाइम और कॉस्ट अगर ज्यादा इन्वॉल्व है तो ऐसे में आप ये कहो कि अगर ये इट इज नॉट अ वैलिड बेसिस फॉर स्किपिंग फिजिकल इन्वेंट्री, तो बिल्कुल ठीक है कि अगर ठीक है इम्प्रैक्टिकेबल, ये रीजन नहीं है इम्प्रैक्टिकेबल का कि भैया दूर है इसलिए मैं जा नहीं पाऊंगा, कोई और रीजन हो सकता है कि उस दिन का आपको कोई और असाइनमेंट देखना है या कहीं और पहुंचना है, वो एक अलग मुद्दा है। बट टाइम और कॉस्ट ज्यादा लगेगी उसके लिए भैया फीस बढ़ा लो ना आप, वो एक अलग बात है। तो ये ऑप्शन आपकी सही है बिल्कुल कि इशू ऑफ टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस। हाँ, अटेंड करना चाहिए अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था कि कौन सा लाइकली करेक्ट है, तो पहला आंसर हमारा हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिलो आर गिवन सर्टन क्लस्टर मतलब इकट्ठा करके दिया हुआ है ऑफ मैटर्स विच आर रेलिवेंट इन प्लानिंग द अटेंडेंस ऑफ ऑडिटर एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। यानी जिस टाइम आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हो तो उस टाइम आप प्लानिंग करते हुए क्या क्या चीजें ध्यान दोगे, उसका क्लस्टर बना रखा है। आपको ये बताना है कि कौन सा क्लस्टर इन एप्रोप्रिएट है, यानी कौन से क्लस्टर में बात नहीं बन रही फिजिकल इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो नेचर ऑफ इन्वेंट्री, नेचर ऑफ इन्वेंट्री, नेचर ऑफ इन्वेंट्री, ये तो तीनों में है, चौथे में नहीं है हालांकि ये। ठीक है, हमें इन एप्रोप्रिएट वाला ढूंढना है। देखो जब मैं फिजिकल काउंटिंग प्लान कर रहा हूँ तो मुझे नेचर ऑफ इन्वेंट्री के बारे में तो पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल काउंटिंग को अगर आपको अटेंड करना है आप कोशिश करेंगे कि पहले वो वाली इन्वेंट्री पे जाके आप जरूर खड़े हो जो ज्यादा मटीरियल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वैल्यू वाली है, सिग्निफिकेंट है। तो नेचर ऑफ इन्वेंट्री तो भैया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन में ये तो अप्रोप्रिएट है। फिर टाइमिंग, टाइमिंग भी दोनों में कॉमन है, टाइमिंग इसमें भी कॉमन है कि इन्वेंट्री काउंटिंग कब होएगी इसका टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, उसके मुताबिक ही आप प्लानिंग करोगे। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट है स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP। ये भी देखो जब फिजिकल अटेंडेंस आपको करनी है तो आपको पता होना चाहिए कितना कितना WIP कहाँ कहाँ पड़ा है, कितना कंप्लीट हो गया है। ये भी मेरे को प्लान करने में हेल्प करेगा क्योंकि मैं देखूंगा ना कहाँ WIP पूरा हो गया, कितना पूरा हो गया, कहाँ मुझे अटेंड करना है कहाँ नहीं करना। तो ए ऑप्शन तो ना एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन है, तीनों पॉइंट ही रेलिवेंट है, ए ऑप्शन तो गलत है, तीनों ही एप्रोप्रिएट है, तीनों चीजें चाहिए मुझे। अब बी में देखो दो तो सेम है, थर्ड डाल दिया वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंट्री। एक बात सोचो,
अभी तो भैया फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग होने के बाद वैल्यूएशन मेथड्स होते हैं। तो यहाँ ना थोड़ा सा इस पॉइंट को शक से देखना पड़ेगा हमें। वैल्यूएशन मेथड का फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की प्लानिंग से क्या लेना देना? भाई प्लानिंग तो मुझे इन्वेंट्री काउंटिंग की करनी है ना, कि मुझे इन्वेंट्री काउंटिंग को जाके अटेंड करना है, उसका वैल्यूएशन मेथड से क्या लेना देना? फीफो लग रहा है, लीफो लग रहा है, वो तो बात की बातें हैं। तो ये अभी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, पर सी ऑप्शन और देखते हैं, फिर उसके मुताबिक इंक्लूड करेंगे। भाई नेचर ऑफ इन्वेंट्री सही है, टाइमिंग ऑफ काउंटिंग सही है, कंसीडरेशंस रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है, इन्वेंट्री चैप्टर में, जहाँ हम ये सीखते थे कि स्टोर रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, प्रॉपर प्रॉपर इन्वेंट्रीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो यार ये तो देखो, जब फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को आपने जाके अटेंड करना है, तो आपको थोड़ा सा तो ये आइडिया होना चाहिए ना कि भाई परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बन रहा है नहीं बन रहा है, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसी के मुताबिक तो आप अपना सारा माइंड सेटअप करोगे। तो मुझे तो ये भी अप्रोप्रिएट लग रहा है, यानी जितनी भी बातें इस कॉम्बिनेशन में बता रखी हैं सी में, इस क्लस्टर में, ये अप्रोप्रिएट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। डी, भाई इन्वेंट्री से रिलेटेड रिस्क कितना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का? भाई ये तो रेलिवेंट चीज है, क्योंकि जिस इन्वेंट्री में ज्यादा रिस्क होगा उसको आप प्लान करोगे, मैं जाके अटेंड करूँ उसका फिजिकल काउंटिंग। नेचर ऑफ कंट्रोल्स पर्टेनिंग टू इन्वेंट्री, ये भी जरूरी है भाई, जिसके कंट्रोल वगैरह वीक लग रहे होंगे आपको, वो जरूर आप जाके अटेंड करना चाहोगे। और अगला पॉइंट तो सेम है, जो ऊपर भी हमने सोचा है कि लॉजिकल है कि ये तो भैया अप्रोप्रिएट है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो मुझे तो भैया यही समझ में आ रहा है कि जो वैल्यूएशन मेथड है ना इन्वेंट्री का, ये फिजिकल इन्वेंट्री की काउंटिंग के टाइम पे प्लानिंग करते हुए इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन शुड बी बी। हालांकि काफी क्लोज ऑप्शन थे और काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते थे आंसर में। ठीक है, चलते हैं पॉइंट 1.3 पे। इनमें से कौन सा मोस्ट लाइकली लॉजिकल सीक्वेंस है स्टेप्स का? तो अब ये थोड़ा प्रोसेस पूछ रहा है कि जिस टाइम आप अटेंडेंस कर रहे हैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की, तो आप क्या स्टेप्स लगाना चाहेंगे सीक्वेंशियली। ठीक है, तो अब इसमें देखें, जब अगर पहले तीन ऑप्शन यहाँ पे, डी ऑप्शन अगले पेज पे, चलो पहले तीन ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि भाई जो उनका काउंटिंग प्रोसीजर है ना मैनेजमेंट का, उसको ऑब्जर्व कीजिए। भाई इसमें भी ये लिखा हुआ है, इसमें भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट्स। भाई टेस्ट काउंटिंग क्या होती है कि वो काउंटिंग कर चुके, अब आप टेस्ट काउंटिंग कर रहे हो, टेस्ट चेकिंग कर रहे हो कि उनकी काउंटिंग ठीक है कि नहीं है। तो यार एक बात बताओ, मैनेजमेंट काउंटिंग से पहले कैसे आप टेस्ट काउंटिंग कर लोगे? तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया, ये तो सीक्वेंस बन ही नहीं सकता। ऑप्शन सी तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब ए और बी में से भी देख लेते हैं, शायद कुछ छटाई हो जाए। कहता पहले में कह रहा है उनका काउंट प्रोसीजर देख लो, अच्छा डी में भी देख ले पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। डी में लिखा हुआ है इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। तो पहले काम करें, क्या ये वाला पॉइंट ऊपर वाले स्टेप में दे रखा है कहीं पे? हाँ दे रखा है। अगर आप देखो ये वाला पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर, और ये भी यहाँ भी दे रखा है इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर। वैसे एक बात सोचो आप, ऑडिटिंग की ना हर जगह पे हम ना, हमें ये सिखाया जाता है कि पहले आप उनके सिस्टम्स को, प्रोसीजर्स को, पहले उनको समझिए। इवन जब हम अपना ऑडिटिंग के प्रोसीजर भी सीखते थे, तो पहले हम उनके कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करते थे, रिस्क को असेस करते थे, फिर हम उनके कंट्रोल्स को टेस्ट करते थे, उसके बाद हम अपना टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाते थे, अगर आपको ध्यान हो, जो हमारे सबस्टैंटिव प्रोसीजर होते थे। तो अगर मैं इसी फंडे को यहाँ भी लगाऊं, तो आप सोचिए, जो ये बोल रहा है कि हम उनको, उनके प्रोसीजर्स को इवैल्यूएट करेंगे, है ना, उनके इवैल्यूएट करेंगे प्रोसीजर्स क्या हैं उनके, तो ये तो सबसे पहले करना चाहिए। भाई सबसे पहले तो उनके प्रोसीजर समझिए ना सारे आप, अपनी बातें तो बाद में करना, अपने ऑब्जर्वेशंस तो बाद में करना। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं चलूं, हम पहले ए ऑप्शन में भी देखते हैं, पहले वगैरह ऑब्जर्व करो, फिर इंस्पेक्ट करो, फिर टेस्ट काउंट करो, और फिर कह रहा है उनके प्रोसीजर समझो कि वो रिकॉर्ड कैसे करते हैं और फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को कंट्रोल कैसे करेंगे। ये प्रोसीजर बाद में थोड़ी समझेंगे, तो ए ऑप्शन तो गलत होगी। अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि पहले ऑब्जर्व कर लो, फिर टेस्ट काउंट कर लो, फिर इंस्पेक्शन करना इन्वेंट्री की। भाई वैसे अगर आप सोचो, जब आप काउंटिंग कर रहे हो ना, उसके साथ ही इंस्पेक्शन होनी चाहिए। जब वो काउंटिंग कर रहे हैं, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, साथ साथ आप थोड़ी बहुत इंस्पेक्शन करते रहो, साथ में टेस्ट काउंट करते रहो। वैसे इंस्पेक्शन और टेस्ट काउंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो थोड़े से, मतलब आप बोल सकते हो कि पहले ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट क्योंकि इसमें इवैल्यूएशन बाद में हो रही है सिस्टम्स की, प्रोसीजर्स की, तो ये ऑप्शन भी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि डी ऑप्शन में इन्होंने बोला है सबसे पहले उनके प्रोसीजर समझो क्या है, फिर ऑब्जर्वेशन करो कैसे काउंटिंग कर रहे हैं, फिर इंस्पेक्शन करो खुद साथ साथ, और साथ में ही टेस्ट काउंटिंग करो।
तो बेहतर आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलते हैं अगले केस पे 1.4 अगले क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग द ऑडिटर इंस्पेक्ट्स इन्वेंट्री। बिल्कुल ठीक है जी, इन्वेंट्री इंस्पेक्ट करते हैं हम। फॉलोइंग आउटकम्स एज स्टेटेड इन 1, 2 एंड 3 आर गिवन बिलो ऑफ दिस इंस्पेक्शन प्रोसीजर। तो एक तो आउटकम 1 है कि हम एग्जिस्टेंस के बारे में पता करते हैं इन्वेंट्री की। बताइए, जब आप इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करेंगे क्या इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस के बारे में आपको एविडेंस मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। आउटकम 2, सर क्या ओनरशिप को लेकर इन्वेंट्री के आपको कोई एविडेंस मिलेगा जब आप इंस्पेक्शन करते हैं इन्वेंट्री की? देखिए, हमने जब एसएस पढ़ते थे तो हम ऐसी लैंग्वेज पढ़ते थे कि जो हमारी इंस्पेक्शन होती है इन्वेंट्री की या किसी भी चीज़ की, उससे एग्जिस्टेंस पता लगती है, उससे कंडीशन भी पता लगती है कि किस हालात में है इन्वेंट्री। लेकिन ओनरशिप जरूरी नहीं है कि स्टैब्लिश हो। लैंग्वेज इस तरह लिखी हुई है एसएस के अंदर कि ओनरशिप में नॉट बी पक्का पक्का स्टैब्लिश कि हाँ भाई अगर ये चीज़ पड़ी है तो पक्का पक्का मैं इसका ओनर हूँ, ऐसा स्टैब्लिश नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो ओनरशिप ऑफ इन्वेंट्री है इट मे नॉट और मे बी स्टैब्लिश्ड। तो यहाँ बड़ी दो क्लोज ऑप्शंस हैं, क्योंकि देखो पहला ऑप्शन तो ये है कि आउटकम 1, 2 एंड 3, देखो 2 पार्टली कहूंगा, पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं होता, तो 1, 2 एंड 3 तीनों चीजें स्टैब्लिश नहीं होती इंस्पेक्शन के बाद। ओनरशिप इज नॉट नेसेसरली स्टैब्लिश्ड, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये ट्रू नहीं है। अब ये दो ऑप्शन क्लोज हैं, 1 और 3 कहता स्टैब्लिश हो जाते हैं, यानी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ये स्टैब्लिश हो जाते हैं, बट कह रहा है आउटकम 2 इज नेवर स्टैब्लिश्ड, और सी ऑप्शन में इसी चीज को चेंज कर रहा है, आउटकम 2 मे नॉट बी नेसेसरली स्टैब्लिश्ड। बाकी सी और डी में सेम है, बी और सी में सॉरी। डी ऑप्शन तो कह रहा है कि 2 और 3 स्टैब्लिश हो जाएगा, तो भैया तो गलत है ना, 2 कहाँ से स्टैब्लिश हो जाएगा पक्का पक्का, 2 तो ओनरशिप की बात है। तो बी और सी में से ज्यादा जो बेटर आंसर रहेगा वो रहेगा सी। आप लैंग्वेज भी पढ़ लीजिएगा, जब आप एसएस वगैरह रिवाइज करेंगे तो आपको इसी तरह की लैंग्वेज लिखी मिलेगी। ठीक है कि ओनरशिप में नॉट बी नेसेसरली स्टैब्लिश्ड बाय इंस्पेक्शन। आइए 1.5 पे। भाई हमारी नज़रों में चीज़ आई कि टोटल राइस जो फिजिकली काउंट हुआ है 31 मार्च को, अबाउट 67 क्वांटल ऑफ राइस बिलोंग टू मेसर पीक्यूआर। कोई और प्रोप्राइटरी कंसर्न है जिसने अपना पैडी हमें भेजा था फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ राइस। अब ये तो उसका स्टॉक हुआ ना, बेसिकली हमारे पास पड़ा हुआ था, फिजिकल काउंटिंग में अगर ऐड हो गया तो गड़बड़ हो गई है। आपको ट्रीटमेंट बताना है इस आइटम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी कंपनी के जिसके हम ऑडिटर हैं। ठीक है, तो पहले तो बोल रहा है कि भैया 67 क्विंटल राइस को आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा दो अपने मेथड के हिसाब से। भाई बिल्कुल गलत है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने का क्या मतलब है, जब ये हम तो एज अ बेली काम कर रहे हैं उस पर, हम ओनर थोड़ी हो गए हैं इस पैडी के। ठीक है, आगे बोल रहा है रिफ्लेक्ट कर दो हमारे स्टेटमेंट में एज पर द मेथड ऑफ द प्रोप्राइटरी कंसर्न। पागल ही हो गया, ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे स्टेटमेंट में दिखा दो उसके मेथड के हिसाब से। सी ऑप्शन देखते हैं। भाई रिफ्लेक्ट ही ना करो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसमें दम लग रहा है। और डी ऑप्शन के रिफ्लेक्ट कर दो प्रोप्राइटरी कंसर्न में एज पर द वैल्यूएशन मेथड अडॉप्टेड बाय द कंपनी। क्या हो गया भाई, ये सही लिख रहा था कि प्रोप्राइटरी कंसर्न में दिखाओ, लेकिन हमारे मेथड से थोड़ी दिखाएगी प्रोप्राइटरी कंसर्न, तो ये भी गलत हो गया, बस सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमने यही करे थे क्या, एक अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल वाला, फिर नेचर ऑफ इन्वेंट्री, यही हमने वैल्यूएशन मेथड वाला हटाया था, और फिर ये इवैल्यूएशन करा था हमने सबसे पहले, फिर आउटकम 2 मे नॉट बी स्टैब्लिश और 67 क्वांटल विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है जी, आइए केस स्टडी नंबर 2 पे। केस स्टडी नंबर 2 पे एक पार्टनरशिप फर्म है सीए की, ठीक है, वाई जेड एंड एसोसिएट्स, और इनको ऑडिटर अपॉइंट करा गया किसी प्राइवेट कंपनी का। फाइनेंशियल ईयर है 21-22, और 4 पार्टनर हैं हमारी फर्म में, वाई जेड जी और एच। ठीक है, अब ऑडिट करते हुए इस कंपनी का इस पीरियड के अंदर वन ऑफ द पार्टनर्स नेमली एच टुक अप द एक्सपेंसेस पार्ट। ठीक है भाई, एक्सपेंसेस कहता मैं ऑडिट करूंगा। भाई यूवी प्राइवेट लिमिटेड ने अडॉप्ट करे हैं वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, और एच ने ही वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड, कहता क्या पॉलिसीज लगा रहे हो समझ नहीं आ रही, और कुछ इश्यूज उसके सामने आए जो उसके पल्ले नहीं पड़ रहे कि भाई क्या कर रहे हैं। आइए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। भाई मशीनरी की इंश्योरेंस करवाई थी 1 साल की, और ये पीरियड खत्म हो रहा है 31 मई 2022, यानी अगले साल के 2 महीने, अप्रैल और मई, और इसको उठा के खर्चे में दिखा दिया 21-22 के। अरे भैया 2 महीने का प्रीपेड है। पहले ही ना एक काम करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 अभी हमने पढ़ा है, ठीक है।
क्या पूछ रहा है कि बताओ जी पॉइंट नंबर 1 में जो पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं, पावर फ्यूल क्या हो गया इसको, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं एक बार। द पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस मस्ट बी शोन, ये कुछ शायद मिस प्रिंटिंग है, मिस टाइप हुआ है। बेसिकली इंश्योरेंस का पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट। तो बेसिकली तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 31 मार्च की बैलेंस शीट में से दिखाना चाहिए क्या। हाँ दिखाना तो चाहिए, पर अगर इसको दिखाना चाहिए इंश्योरेंस में तो आप ना काम करो, द इसको ना द पावर एंड फ्यूल की जगह द इंश्योरेंस कर लो, द इंश्योरेंस एक्सपेंस। भाई पॉइंट नंबर 1 में पावर फ्यूल तो है ही नहीं, क्या हो गया, पावर फ्यूल तो मुझे सेकंड में भी नहीं दिख रहा, थर्ड में भी नहीं दिख रहा, फोर्थ में भी नहीं दिख रहा, और फिफ्थ में भी नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, आप एक काम करो इंश्योरेंस कर लो, और इंश्योरेंस को बताओ कहाँ दिखाओगे, 2 महीने की जो है, 2 महीने की, अप्रैल और मई की। सर इंश्योरेंस तो प्रीपेड में जाएगी ना, अगले साल की इंश्योरेंस है। बिल्कुल ठीक। अब देखना आगे क्या, पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या। हाँ पॉइंट नंबर 2, और इसके बाद पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, यानी एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ, एक एक क्वेश्चन करते जाओ, शाबाश। आइए दूसरा पॉइंट, भाई पर्सनल रेंट है डायरेक्टर के बेटे का, और ये उठा के कंपनी के रेंट खर्चे में दिखा रखा है। पागल हो गए क्या, बेटे का खर्चा हो रहा है पर्सनल डायरेक्टर के, तो उसको बिजनेस के खर्चे में थोड़ी दिखाओगे। तो आओ देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है। भाई ये ठीक है क्वेश्चन कि पर्सनल रेंट का क्या करोगे। पहला पॉइंट है इट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेंट एक्सपेंस, ये तो सही है, अगर रेंट में दिखा रखा है हटाओ उसे। लिखा हुआ है क्या रेंट में दिखा रखा है, शोन एज रेंट एक्सपेंस, बिल्कुल, तो हटाओ यार, रेंट से क्या कर रहे हो। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं फिर भी, ज़्यादा जल्दी जजमेंटल ना हुआ करो। रिमेन एडिड टू रेंट गलत है, अगेन एडिड टू रेंट, पागल हो गया। और आखिरी में सब्ट्रैक्टेड ट्वाइस फ्रॉम रेंट, अरे भैया 2 बार क्यों करोगे माइनस, एक बार दिखाया तो एक बार तो सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। भाई रिपेयर मेंटेनेंस खर्चे फरवरी और मार्च के आउटस्टैंडिंग है और इन्हें बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा, बताओ, तो सिंपल अकाउंट्स का क्वेश्चन है भाई, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग दिखा दो फिर, और क्या है। पॉइंट नंबर 3 में रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फेब और मार्च का कहाँ दिखाओगे बैलेंस शीट के अंदर, बोलो। खर्चे में दिखाओगे जी, नहीं, बैलेंस शीट में खर्चे में थोड़ी आएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रीपेड में नहीं आएगा, खर्चे में नहीं आएगा, ठीक है, एडवांस में नहीं आएगा, तो किस में आएगा, पेबल यानी कि आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में दिखाओगे, डी ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 4, मतलब पॉइंट नंबर 4, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेरी हाई इस साल के एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, और ऑडिटर ने बोला है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बोला है कि यार हमें रीजन दो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना डिफरेंस क्यों हो रहा है, पिछले साल तो रिपेयर मेंटेनेंस आपका कम था, इस साल इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, क्या इसका कोई आंसर है। तो मतलब इसका कोई आपके पास रीजन है, तो पहले क्वेश्चन पूछते हैं। भाई पॉइंट नंबर 4 में क्वेश्चन बोला कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से पूछा गया है रीजन के बारे में, तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब क्या है ये बताना है, ठीक है। अब देखो हम ना अकाउंट्स ऑडिटिंग में ये पढ़ते हैं कि बेसिकली आपको जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो लेना होता है मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से। जनरली जो हम लोग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेते हैं वो मैनेजर से, मैनेजमेंट से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाते हैं, या हर चीज़ के लिए हम हर एक एम्प्लॉय से, अकेले अकेले एम्प्लॉय से पूछेंगे। तो अब देखो ऑप्शंस क्या है, ऑल एम्प्लॉयज़, पागल हैं क्या, हर एम्प्लॉयज़ थोड़ी पूछेंगे ये खर्चा क्यों बढ़ गया, वो खर्चा क्यों बढ़ गया। भाई मैनेजमेंट आंसर देगी ना आपको, आप मैनेजमेंट से पूछो, और क्या ऑप्शन है। मेंबर्स, अरे मेंबर्स को तो रिपोर्ट बना के देनी है, उनसे थोड़ा पूछते रहोगे सारी चीज। एनी वन डायरेक्टर, एक डायरेक्टर क्यों अकाउंटेबल है भाई हर चीज के लिए, मैनेजमेंट पूरी एज अ होल आपको आंसर देगी। एनी वन डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ, तो आंसर शुड बी मैनेजमेंट ऑफ यूवी प्राइवेट लिमिटेड। 5 नंबर पॉइंट कहता है इंश्योरेंस खर्चे वेरीफाई करते हुए इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको दिखाई नहीं गई। लो मेन एविडेंस ये होता है कि भैया इंश्योरेंस अगर हमने ली है तो हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसीज होनी चाहिए, दैट इज अ सपोर्टिंग एविडेंस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है जी पॉइंट नंबर 5 के अंदर इंश्योरेंस खर्चे अगर हमें चेक करने हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मिल जाती तो इट वुड हैव बीन इनवैलिड स्पोर्टिंग, पागल है क्या, सबसे बढ़िया स्पोर्टिंग है। नो स्पोर्टिंग, पता नहीं क्या हो गया। लैक ऑफ प्रॉपर स्पोर्टिंग, अबे क्या है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है भैया इंश्योरेंस पॉलिसी तो चाहिए, मैं कैसे एस्टैब्लिश करूंगा कि मैंने इंश्योरेंस ले रखी है, आई शुड हैव इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो प्रीपेड था, सब्ट्रैक्टेड, रिपेयर मेंटेनेंस पेबल, मैनेजमेंट और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लक्ष्मण अपॉइंटेड है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है, और ऑडिट के दौरान उसे पता लगा कि फ्यू डाउटफुल ट्रांजैक्शंस हुई हैं। भाई फाइनेंस मैनेजर जो रिटायर हो गए मार्च में, कुछ गड़बड़ गड़बड़ घोटाला कर गया, फ्रॉड चल रहा था पिछले 4-5 साल से, पता था अंकल को मैं रिटायर होने वाला हूँ, निकल लूंगा, और टोटल अमाउंट जो मिस अप्रोप्रिएट वो कर चुका है अप्रोक्सीमेटली 75 लाख्स, ठीक है। वैसे तो चलो ये 4-5 साल से फ्रॉड चल रहा था, बट हमें 1 करोड़ का पॉइंट देखना होता था ड्यूरिंग द ईयर, तो 1 करोड़ से तो क्रॉस नहीं कर रहा, अगर 1 करोड़ से क्रॉस कर रहा होता था तो हमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी होती थी कंपनीज के केस में।
जो ये कंपनी है बेस्ट लिमिटेड, ठीक है, इसका कैश बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है 7 करोड़ का, और इतना बैलेंस होने के बावजूद इन्होंने 2 करोड़ का लोन भी ले रखा है बैंक से, इतना कैश बैलेंस होने के बाद। तो ये भी एक थोड़ा शक सा होएगा आपको कि भैया अगर इतना कैश बैलेंस पड़ा था तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी थी लोन की। कंपनीज एक्ट कुछ ड्यूटीज देता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको मैटर्स रिपोर्ट करने होते हैं फ्रॉड के केस में, बिल्कुल ठीक है। इस चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, आंसर देना है। रोल्स एंड ड्यूटीज का लक्ष्मण जी हमारे ऑडिटर हैं, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन, लक्ष्मण शैल ऑब्टेन, अरे बताओ, अब इसका तो केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिंपल ऑडिट का कॉन्सेप्ट है कि लक्ष्मण को क्या ऑब्टेन करनी चाहिए, रीजनल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी चाहिए, और क्या एब्सोल्यूट तो मिलती नहीं है, ये पता नहीं दो चीजें क्या है, कहाँ से उठा के लेके आया है। आइए 3.2, लक्ष्मण सस्पेक्ट कर रहा है कि कैश पेमेंट्स को इन्फ्लेट करा गया है। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा रीजन बन सकता है कैश पेमेंट्स को इन्फ्लेट करने का, ठीक है। तो पहला, आपने कैश सेल्स को पूरी तरह से काउंट फॉर नहीं करा। भाई क्या कर रहे हो, कैश सेल तो रिसीट्स होती हैं, तो रिसीट्स थोड़ी ना डिफ्लेट करने की बात कर रहा है वो, तो ये तो आंसर गलत हो गया ना, हम तो पेमेंट्स इन्फ्लेट करने की बात कर रहे हैं। मेकिंग पेमेंट्स अगेंस्ट परचेज वाउचर्स, ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ परचेज हो रही है परचेज वाउचर के अगेंस्ट, बट सी क्या कह रहे हैं, मेकिंग पेमेंट्स अगेंस्ट इन्फ्लेटेड वाउचर्स। अब ये इंटरेस्टिंग है, अब ये इंटरेस्टिंग है भाई, जो ऊपर वाला पॉइंट है मेकिंग पेमेंट्स अगेंस्ट परचेज वाउचर लिखा हुआ है यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि परचेज वाउचर फिक्टिशियस हैं या इन्फ्लेटेड हैं, तो ये तो जेन्युइन पेमेंट्स होगी ना, ये इन्फ्लेटेड पेमेंट्स थोड़ी हुई। लेकिन अगर इन्फ्लेटेड वाउचर्स यानी वाउचर्स की वैल्यू को बढ़ाकर जाली पेमेंट्स की जा रही हैं, इससे आपकी पेमेंट्स इन्फ्लेट होंगी, तो बी ऑप्शन के मुकाबले सी बेटर है। और डी की अगर मैं बात करूँ ना, टीमिंग एंड लीडिंग, ये तो रसीट्स को सप्रेस करने का एक मेथड होता था, तो टीमिंग एंड लीडिंग से पेमेंट का कोई लेना देना नहीं होता था, अब रसीट्स को सप्रेस करते थे, तो आंसर शुड बी सी। अगला क्वेश्चन आ गया जी फ्रॉड रिपोर्टिंग वाला हमारा सेक्शन 143.12 और रूल 13 ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट रूल्स। आपको इसमें पूछा गया है कि मिस्टर लक्ष्मण शैल, अब 1 करोड़ से नीचे के फ्रॉड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो जाओगे नहीं, तो ऑप्शंस क्या हैं, पहले मैं आपको याद करवा दूं, हम ना इसके बारे में बोलते थे कि हम बोर्ड को, या अगर ऑडिट कमेटी है सेक्शन 177 वाली, हम उसे रिपोर्ट करते थे पहले, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो, कमेटी सही है, और टू द बोर्ड इन अदर केसेस, अगर कमेटी नहीं है तो बोर्ड को, वरना ऑडिट कमेटी को इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर हम रिपोर्ट करते थे, ये ऑप्शन वैसे ही सही है, बट बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। आगे बोल रहे हैं ऑडिट कमेटी को ही कॉन्स्टिट्यूट करो, ठीक है, बोर्ड की बात ही नहीं लिखी हुई, आगे लिखा हुआ है कमेटी को भी कॉन्स्टिट्यूट करो एंड ऑल्सो टू द बोर्ड, ऐसा नहीं था, आप लैंग्वेज द्वारा पढ़ लेना, बोर्ड को रिपोर्ट करो, यहाँ कमेटी की बात नहीं करी हुई, तो ये ऑप्शन तीनों वैसे बहुत क्लोज लग रहे हैं चारों के चारों, बट बेस्ट ऑप्शन अगर आप लॉ को दोबारा पढ़ोगे तो ए ऑप्शन ही आपको पता लगेगी सही है, क्योंकि आपको मैटर रिपोर्ट करना है एज द केस में बी टू द बोर्ड और टू द ऑडिट कमेटी एज द केस में बी, ठीक है, इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन 3.4, owing to मतलब बिकॉज ऑफ, owing to the dash limitations of an audit, भाई कौन सी limitations होती हैं, inherent, inherit नहीं होता ये, inherent होता है inseparable, और inherited तो होता है जो चलती आ रही है पीछे से, मतलब inherent मतलब जो separate नहीं हो सकती, इसे बोलते हैं inherent। तो inherent limitations वाला वर्ड होता था ऑडिट का, ये मैनेजमेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट और रेगुलेटरी लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट तो हम कुछ नहीं पढ़ते ऐसा, बट हाँ inherent limitations एक वर्ड हम पढ़ते हैं, owing to the inherent limitations of audit there is dash risk that some material misstatements will not be detected, चाहे जितना मर्जी ऑडिट अच्छे से प्लान और परफॉर्म कर लो, तो भैया सीधी सीधी ऐसे की लैंग्वेज है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से हमेशा ये अनअवॉइडेबल रिस्क रहेगा कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जितना मर्जी आप अच्छे से ऑडिट कर लो, बाकी सब फालतू की बातें, केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं था इसका, ठीक है। ये तो सिंपल, ये ऑडिट का सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये भी सिंपल लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा चलो केस स्टडी बेस्ड तो क्वेश्चन ज्यादा है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन 3.5, एन ऑडिटर एज एन ऑडिटर व्हाट कंक्लूजन कैन मिस्टर लक्ष्मण ड्रॉ, हाँ ये केस स्टडी बेस्ड आ गया, लुकिंग एट द ह्यूज कैश रिजर्व ऑफ द कंपनी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लोन, भाई क्या मिस्टर लक्ष्मण क्या कंक्लूड करें, देखो पैसा पड़ा होना के बावजूद लोन लेना, इस बात का कोई एक गारंटी नहीं है या इस बात की ये पुष्टि नहीं हो जाती कि भैया आपने फ्रॉड कर रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। भैया ऐसा हो सकता है पैसा पड़ा हुआ है पर फिर भी मैंने लोन ले लिया, पैसा चाहिए, वो मैं कहीं और यूज करूंगा, मैं कहीं और यूज करूंगा,
तो एक तो कह रहा है मैटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजॉल्व कर सीधा ही रिपोर्ट कर दो क्योंकि फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है, ऐसे थोड़ी होता है। देयर शुड बी रीजंस टू बिलीव, हम पढ़ते रहे वहां पे 143 सेक्शन में, तो ये तो भैया गलत हो गया। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस लेने चाहिए फ्रॉड के बारे में, ये ऑप्शन इंटरेस्टिंग है, ठीक लग रहा है। मैटर को रिपोर्ट कर दो कारों में, अरे भैया कारों में भी कुछ रीजंस टू बिलीव या कुछ होएगा, फ्रॉड डिटेक्ट होगा, रिपोर्ट होगा, कुछ तो होगा ना, तभी करोगे। देयर इज नथिंग टू रिपोर्ट एज इट इज अ नॉर्मल फाइनेंशियल डिसीजन। देखो डी ऑप्शन भी इंटरेस्टिंग है अगर आप सोचो कि रिपोर्टिंग वाला तो कुछ नहीं है, नॉर्मल फाइनेंशियल डिसीजन है, बट इतना भी नॉर्मल नहीं है कि आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं लेने चाहिए। एविडेंस तो लेने चाहिए क्योंकि एक बार तो आपके दिमाग की घंटी बजेगी भैया कि क्या हो क्या रहा है, इतना पैसा अगर पड़ा है फिर भी आप इतना इतना लोन उठा रहे हो, क्या चक्कर है, क्या मंशा क्या है आपकी, इंटेंशन क्या है आपकी। तो अगर बी और डी में आप लड़वाओ तो बेहतर जो लगता है वो बी लगता है, बी फॉर बेहतर, पर ये करके मत करके आना पेपर में, ठीक है। एक बार आंसर की में हम देख भी लेते हैं। पहला रीजनल एश्योरेंस सही था, इन्फ्लेटेड वाउचर्स, फिर ये वाला 177 इनहेरेंट इनऑर्डर, और ये वाला भी आ गया हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि किस तरह के सवाल हमारे ऑडिटिंग में पूछे जाते हैं। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि केस स्टडी अगर बड़ी सी आई तो सारे क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड ही होते हैं। कई बार केस स्टडीज में कहानी ज्यादा होती है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा होता है, सिंपल ऐसे बेस्ड या सिंपल लॉ बेस्ड। जैसे इसमें भी अगर आप देखो, ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है लेकिन ये वाला क्वेश्चन सिंपल ऑडिट का ऐसे बेस्ड है, ये वाला क्वेश्चन लॉ बेस्ड है 143(12) का, ये वाला क्वेश्चन भी बेसिक है, ठीक है। ऐसा केस स्टडी का कोई इतना लेना देना नहीं, और ये वाला भी रीजनल एश्योरेंस वाला भी जो फंड है ये हमारा ऑडिट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों की स्टडीज क्लियर हुई हैं और थोड़ा सा आपका दिमाग और ओपन हो रहा होगा इन केस स्टडीज को करके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मून ग्रुप ऑफ कंपनीज एक रिटेल चेन है जो इन्वॉल्व है इन द सेलिंग ऑफ डेली कंज्यूमर नीड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग एन ऑडिट फर्म फॉर द ऑडिट ऑफ देयर अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, और ये साउथ इंडिया बेस्ड कंज्यूमर स्टोर है जिसके 16 आउटलेट्स हैं अक्रॉस 4 सिटीज इन साउथ इंडिया। सुमंत एंड कंपनी को अपॉइंट करा गया है एज प्रिंसिपल ऑडिटर ऑफ द इंटायर ग्रुप, ठीक है। तो इंटायर ग्रुप मतलब जितने भी ये 16 आउटलेट्स हैं, अलग अलग तरह के जो आउटलेट्स हैं, सबका ग्रुप का एक वो बना दिया गया है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑडिटर सुमंत एंड कंपनी। कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब करती है इन डिटेल द टर्म्स ऑफ दिस ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। तो लॉ जो है वो पूरी तरह से डिटेल में टर्म्स के बारे में बता रहा है। फर्दर देयर आर मेनी ब्रांच ऑडिटर्स, तो ये ब्रांच ऑडिटर्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वैसे एसए 600 में है, ठीक है। ऑडिट ऑफ मतलब यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, अनदर ऑडिटर इसमें ऑडिट ऑफ कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट में ब्रांच, एसोसिएट, सब्सिडरी, जिसकी भी इंफॉर्मेशन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही होती है मेन कंपनी की, उस चीज को जिसकी इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे मेन के अंदर, उसे हम बोलते हैं अनदर कंपोनेंट। तो कंपोनेंट का जो ऑडिटर होता है वो अनदर ऑडिटर होता है। वैसे ही हमारे सिलेबस में है नहीं ऐसे 600, पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रांच ऑडिटर्स पॉइंट हो गए, और कंपनी का इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी है, इसके ऊपर भी एक ऐसे हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे नंबर 610, ठीक है। और क्वार्टरली बेसिस पे राम एंड कंपनी इसका ऑडिट करती है। फॉलोइंग आर द ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टैट ऑडिट। पहला पॉइंट, वन ऑफ द डिस्काउंट्स ऑफर्ड बाय द स्टोर इज इन द फॉर्म ऑफ पे बैक कार्ड्स where reward points are accumulated and the customer can redeem the same on subsequent purchase। होता है ना आजकल आपको कार्ड दे देते हैं कि आप शॉपिंग करो और अगली बार आओगे तो आपको इतना कार्ड का पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो। मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिटर कह रहे हैं कि इन पॉइंट्स को ट्रीट किया जाए एज ट्रेड डिस्काउंट, कि भाई एक तरह से बल्क में आप सेल बढ़ाने के लिए आप एक तरह से सारी ऑफर्स चला रहे हो, तो उसे ट्रेड डिस्काउंट का इसका ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है। और एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो हैं वो डाउटफुल हैं इस मैटर को लेकर, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर हम लोग हैं अगर, तो हम लोग डाउटफुल हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, क्या ट्रेड डिस्काउंट की तरह ट्रीट करना चाहिए या पहले इसको पहले पूरे की सेल दिखाकर बाद में हमें ऐसे अलग से खर्चा दिखाना चाहिए। तो वो चीजें, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो आपको ध्यान होगा आप अलग से ही आप माइनस करके ही बुक कर देते थे, जो सेल वगैरह होती थी ना, ट्रेड डिस्काउंट हटा के बुक कर देते थे आप। बी पॉइंट, one of the outlet in Chennai region is in the verge of getting closed and is only left with low value stock to be cleared before closure. During the year, the sales were only around rupees 1,40,000 and the auditor considers this component immaterial। जो मैंने आपको बताया ऑडिट ऑफ जो component जो हमारी ब्रांच वगैरह है, ठीक है। और वो कह रहा है कि भाई ये component तो immaterial है, सारा साल यहाँ कुछ हुआ तो है नहीं, बंद होने की कागार पे है, सेल सिर्फ 1,40,000 की हुई है, बाकी सारे आउटलेट्स अच्छे चल रहे हैं। जो ग्रेचुटी वैल्यूएशन है ना एम्प्लॉइज की,
भाई वो एक्सटर्नल वैल्यूअर वैल्यू कर रहा है, यानी कोई प्रोफेशनल बंदा है जो वैल्यूएशन कर रहा है ग्रेचुटी की। द ऑडिटर कंसिडरिंग द क्वांटम इन्वॉल्व अपॉइंट्स एन एक्सटर्नल ऑडिटर्स एक्सपर्ट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द एक्चुरियल कैलकुलेशन ऑफ द ग्रेचुटी। अब ये ना सारे वो वाले पॉइंट है, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ये वैसे हमारे सिलेबस में इतने हैं नहीं है प्रॉपरली, मतलब प्रोनाउंसमेंट्स की बुक दी तो जरूर हुई है हमारे आईसीआई ने, बट ऐसा जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर कवर नहीं करा हुआ है, एसए 620 एसए 600, तो एक केस स्टडी उससे रिलेटेड पूछ लिया तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम द अबव फैक्ट्स आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, एसए 210 एग्रीइंग द टर्म्स वाला एसए क्या बोलता है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, तो टर्म्स को लेके ये स्टेटमेंट है, कहता चाहे लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा है टर्म्स के बारे में, लेकिन फिर भी ऑडिटर को रिकॉर्ड करना चाहिए रिटर्न एग्रीमेंट फॉर्म में। पहले आपको याद करवा दूं, ऐसे ये बोलता था कि वैसे तो आपको रिटर्न एग्रीमेंट फॉर्म में टर्म्स वगैरह एग्री करना चाहिए, पर लेकिन अगर आपका लॉ सफिशिएंटली डिटेल में टर्म्स वगैरह बता रहा है तो आपको उसे अलग से एग्रीमेंट लेटर के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट ले लिया करो कि हाँ मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करती है और एक्नॉलेज करती है कि हाँ उनकी ये ड्यूटीज हैं जो लॉ के द्वारा बताई गई हैं। तो ए पॉइंट तो गलत हो गया कि ऑडिटर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट तो ऐसी कोई नहीं है। ठीक है, ऑडिटर स्टिल नीड्स टू रिकॉर्ड देम इन अ रिटन एग्रीमेंट एंड आल्सो सीक रिटन एग्रीमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस। ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन जो ये ऊपर लिख गया ना कि ऑडिटर स्टिल नीड्स टू रिकॉर्ड देम, ये बात में भैया दम नहीं भरा। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो होगी हमारी गलत। आइए बी की तरफ। भाई क्योंकि लॉ ने सफिशिएंट डिटेल में टर्म्स बता रखे हैं, ऑडिटर को नीड नॉट रिकॉर्ड देम इन रिटन एक्सेप्ट, बस इतना फैक्ट देख ले कि भैया लॉ और रेगुलेशन अप्लाई कर रहा है और रिटन एग्रीमेंट ले ले मैनेजमेंट से कि वो हाँ एक्नॉलेज करता है कि हाँ ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन करना एफएस का। तो ये ऑप्शन ठीक लग रही है, पर सी भी दिख लेते हैं। ऑडिटर हैज टू टेक एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द लॉ प्रिस्क्राइबिंग द डिटेल्स एंड ऑब्टेन द काउंटर सिग्नेचर। ऐसा कुछ नहीं है भैया, लॉ तो उन्हें भी पता होना चाहिए ना, आप थोड़ा ना एक्सट्रैक्ट निकाल के उनको बोलोगे साइन कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ऐसे ने कुछ नहीं बोला हुआ। Though law prescribes, the auditor still needs to record. However, it need not seek written agreement. भाई ये पता नहीं क्या बोल रहा है। तो ये ऑप्शंस हैं बड़ी क्लोज क्लोज, लेकिन जिसको फंडा ध्यान है भाई सीधी सी बात है, आपको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बस उनसे एक्नॉलेजमेंट ले लो कि हाँ ये अंडरस्टैंड करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एफएस को बनाना। तो ऑप्शन है बी। तो ऑप्शन है बी। आइए दूसरे क्वेश्चन पे। कहता बच्चों, जो ये पे बैक कार्ड वाला डिस्काउंट को लेकर रौला था, इस पे क्या एक्शन आपको लेना चाहिए? ठीक है, तो आइए देखते हैं, ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं। पहला, ऑडिटर रिलाई कर जे और ब्रांच ऑडिटर के ओपिनियन पे चल पड़े और इंटरनल ऑडिटर की मान ले, क्योंकि दे हैव ओनली डन एज दे हैव ओनली डन अ थॉरो एंड डिटेल्ड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। देखो, ऐसा हम कहीं भी ऐसे इसके अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर इंटरनल ऑडिटर ने डिटेल में कर लिया या अगर ब्रांच ऑडिटर ने डिटेल में कर लिया तो आपका कोई वहां पे अपना कोई ओपिनियन नहीं हो सकता। भाई आप रिलाई करो ठीक है, लेकिन ओपिनियन उनके साथ आपको जाना है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो वो कह रहे हैं आप भी वही कहो कि हाँ ऐसा ही होगा। वो तो ये कह रहे थे कि ट्रेड डिस्काउंट की तरह ट्रीट करो। हालांकि अभी बाकी ऑप्शंस देखते हैं, गलत नहीं लग रहा है सच, बट ठीक है थोड़ा बहुत विवाद ही हो सकता है यार, हम उसकी ओपिनियन से क्यों जाएं जो ब्रांच ऑडिटर बोल रहा है। आइए दूसरा पॉइंट, द ऑडिटर कैन प्लेस रिलायंस ऑन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एज प्राइमा फेसी दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरेशन ऑफ एफएस। भाई देखो यहां तक लाइन होती सही था कि ऑडिटर रिलाई कर सकता है, लेकिन ये क्या बात बनी कि क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है इसलिए मैं उन पर रिलाई कर रहा हूं। अरे भैया, अगर सारी बात उन पर ही रिलाई करनी थी, जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो फिर तो ऑडिट का कोई पर्पस ही नहीं है। तो फिर तो ऑडिट का कोई पर्पस ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो अच्छी नहीं लगी मुझे भैया, बी पॉइंट तो मैं काटूंगा। सी, एक्सटर्नल ऑडिटर हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस्ड। ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है भाई, चाहे ब्रांच ऑडिटर इन्वॉल्व कर लो चाहे आप इंटरनल ऑडिटर इन्वॉल्व कर लो, अल्टीमेटली सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है जो आप साइन कर रहे हो एक्सटर्नल ऑडिटर, एंड हेंस ही शुड परफॉर्म प्रोसीजर्स टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ ऑन द करेक्ट ट्रीटमेंट एंड इशू द ओपिनियन अकॉर्डिंगली। भाई ये तो बहुत अच्छी बात बोल गया, ये तो पूरी ऐसी बात बोल गया टिका के जो हमें लगानी चाहिए। पर एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब ए और सी में अगर आप देखो ना तो ए फीका पड़ रहा है कि भाई मैं उसी ओपिनियन से क्यों जाऊं कि उन्होंने थॉरो डिटेल कर रखा है, थॉरो ऑडिट कर रखा है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी बात है, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर की जरूरत ही है अगर आपको सारा कुछ उनके हिसाब से करना है। ठीक है, डी ऑप्शन। The auditor can advise management on the correct treatment, but cannot qualify his opinion as the branch auditor's opinion has higher authority than by Pranam.
ये किसने कह दिया कि ब्रांच ऑडिटर का ओपिनियन हायर अथॉरिटी का होता है एक्सटर्नल ऑडिटर से? ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा कि ब्रांच ऑडिटर ने जो बोल दिया वो बोल दिया, एक्सटर्नल ऑडिटर बस उसकी बात माने, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हालांकि फर्स्ट लाइन इसकी ठीक थी कि वो एडवाइस कर सकता है करेक्ट ट्रीटमेंट को लेकर, ठीक है, वो भी अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। देखो उसे ऑनेस्टली बताऊं, जो पे बैक कार्ड वाला सिस्टम है ना, मेरे हिसाब से इसको ट्रेड डिस्काउंट की तरह नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम आप सेल कर रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता है कितना रिडीम होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है, तो उसी टाइम पे आप सेल नेट करके दिखा दो, वो थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ वाला प्रोविजन लग रहा है। हालांकि जब रिडीम होगा उस टाइम पे आपको उसे एक अलग से या तो उस टाइम की जो सेल है उसमें से आपको लेस करना चाहिए जो उस टाइम आप सेल कर रहे हो, फिर हाँ हम कह सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो। बट खैर उसने ये तो पूछा ही नहीं कि ट्रेड डिस्काउंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको तो लेके थोड़ा डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है थोड़ा बहुत। बट इतना जरूर है कि जो ऑप्शंस पूछी हुई हैं उसके हिसाब से सी आंसर इज द राइट आंसर। सी आंसर शुड बी द राइट आंसर। हम ए को भी काटेंगे, बी को भी काटेंगे, डी तो हमने पहले ही काट दिया था। आइए 4.3 की तरफ चलते हैं, 4.3 करते हैं। What is the main objective of external auditor when he uses the work of internal audit function? तो भाई जब internal audit function होता है तब मेन एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या करना होता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, क्वेश्चन ये है। तो आइए ए पॉइंट पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। टू डिटरमिन एज टू विच एरियाज व्हाट एक्सटेंट द वर्क कैन बी यूज्ड एंड वेदर द वर्क इज एडुकेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये तो हम सीधा पढ़ते थे एस 610 का, कि अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है सबसे पहले उनका काम समझिए कि वो किन किन एरियाज में काम कर रहे हैं, क्या क्या ऑडिट फंक्शन वो कर रहे हैं, कौन कौन से एरियाज को देख रहे हैं, किस तरह का काम वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उसमें से कौन सा काम मेरे लिए यूजफुल हो सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं इंटरनल ऑडिटर सिर्फ फाइनेंस देख रहा हो, क्या पता ऑपरेशंस भी देख रहे हो, तो हमें देखना पड़ेगा उनका कौन सा काम हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है या हमारे लिए एडिक्वेट हो सकता है। तो ए ऑप्शन में तो कोई कमी लग नहीं रही। पर हालांकि क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, तो बाकी भी देखना पड़ेगा कि कहीं बाकी भी ऑब्जेक्टिव हो, पर एक मेन हो बाकी मेन ना हो, तो कुछ ऐसा भी देखना पड़ेगा। बी ऑप्शन। भाई इंटरनल ऑडिटर जब होता है तब आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसे डायरेक्ट करो, सुपरवाइज करो, रिव्यू करो। भाई वो आपका एम्प्लॉय थोड़ी ना जो आप उसे डायरेक्ट करोगे, सुपरवाइज करोगे, रिव्यू करोगे, ये तो आप अपनी एंगेजमेंट टीम को करते हो डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू। तो ये ऑप्शन तो भैया बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सी, review the internal audit report and audit the areas not covered by the internal audit function। अब देखो सी भी गलत तो नहीं लग रहा कि उसकी रिपोर्ट को रिव्यू करो, ठीक है, पर लेकिन अब देखो ध्यान देना मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है। अब एक है कि उसके एरियाज देखना, उसका काम देखना, उसका काम एडिक्वेट है कि नहीं है, तो ये तो यार बिल्कुल ठीक लग रहा है। हालांकि सी मैं गलत नहीं कहूंगा, बट ये जब इंटरनल ऑडिट हो जाएगा, रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, ये तो एंड की बात है ना, ये मेन ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा। सबसे पहला स्टार्टिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो स्टार्टिंग में ये है ना। तो आप ये जो एंड में जाके कर रहे हो कि ऑडिट रिपोर्ट को देख लो, उसको रिव्यू कर लो और फिर देख लो जो उसने कवर नहीं करा वो मैं करूंगा, तो दैट इज नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव। कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव तो एरियाज पहले पता करो उसने क्या करा क्या नहीं। पहले डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑन द स्पेशल पॉइंट्स दैट अरोज ड्यूरिंग द इंटरनल ऑडिट एंड फॉलो अप। देखो ये भी सही है, पर ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करो कि भैया क्या क्या इंटरनल ऑडिट में आया, ये भी करूंगा, बट दिस इज नॉट मेन। मेन मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ पे जो सबसे प्राइमरी या प्रीलिमिनरी है। हालांकि इनको मेन की जगह वर्ड प्रीलिमिनरी या प्राइमरी लिखते तो मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है मेन की जगह। बट ऑप्शन सी और डी में अगर हम टिक करना चाहें तो ए ज्यादा फबर है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4.4। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो वैसे तो पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसे 600 में फिर कह रहा हूँ चैप्टर्स के अंदर आपको कहीं नहीं दे रखा, बट स्टिल भाई इसमें ना कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि एक्सटर्नल ऑडिटर ना देख रहा है कि ब्रांच ऑडिटर जो है वो जो बंद हो रही है, वो जो ब्रांच ऑडिटर है ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीआई, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर को ऐसे में क्या करना चाहिए। देखो नॉर्मली तो अगर ऑडिटर भाई जो है वो भी सीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मेंबर है, तो कहीं ना कहीं हम उस पर रिलाई करके चलते हैं, उसकी कॉम्पिटेंस को लेके हम डाउट नहीं करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है कि अगर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्वेश्चन में है तो ऑडिटर को खुद से विजिट करना चाहिए और अकाउंट्स को खुद ऑडिट करना चाहिए। देखो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह पे जाके अगर आप खुद टांग अड़ाओगे आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ जाके आप ऑडिट करोगे, ठीक है। बट यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट ही अलग लग रहा है। अगर आपने केस स्टडी ध्यान से पढ़ी हो, केस स्टडी में ना साफ लिखा हुआ था कि जो ये हमारी कंपोनेंट है ना उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इममटेरियल है। तो यहाँ पे ना अगर आप सोचो, हम तो पूरे ऑडिट के अंदर हम ये बोलते हैं अकाउंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो जो आइटम मटेरियल ही नहीं है मैं उस पर अपना टाइम क्यों खराब करूंगा, ठीक है। तो इन्होंने ना यहाँ पे सीधा जो आंसर करा हुआ है वो ये लगा रखा है कि हमें ऐसे 600 वगैरह का ध्यान देने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जो स्टेटमेंट्स हैं कंपोनेंट की वो इमटेरियल है, यानी जो भी ये ब्रांच है, जो भी आउटलेट है, इसकी इंफॉर्मेशन इतनी है ही नहीं कि वो हमारे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एज अ ग्रुप बनेंगे उसको ये प्रभावित करे। ठीक है, वैसे बाकी ऑप्शंस क्या थी? ऑडिटर कैन रिलाई बाय ऑब्टेनिंग WR फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट ब्रांच ऑडिटर इज अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ठीक है, WR तो वैसे भी आपको पता है कि वो अपने आप में ऑडिट एविडेंस का काम थोड़ी करता है, हर चीज में WR लेके अपने आप को संतुष्ट थोड़ी कर सकते हो आप। तो ये तो ऑप्शन वैसे भी इतना अच्छा नहीं है। और क्योंकि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्वेश्चन में है, द एक्सटर्नल ऑडिटर शुड कोऑर्डिनेट विद द ब्रांच ऑडिटर, एंड ये ऑप्शन ना वैसे सही होती, डी ऑप्शन, अगर बी ऑप्शन हावी ना हो रही होती। जैसे मान लो अगर ये कंपोनेंट कहीं ना कहीं, अगर ये कंपोनेंट मान लीजिए मटेरियल इन्फॉर्मेशन वाला होता, तो मैं फिर डी ऑप्शन को शायद ज्यादा प्रेफर करता कि यार क्योंकि उसकी कॉम्पिटेंस इतनी क्वेश्चन में आ गई है, क्योंकि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड तो है नहीं बंदा, तो मुझे कोऑर्डिनेट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट का जो साइन होना है वो मेरा होना है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और अगर उस कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन मटेरियल है तो मुझे कोऑर्डिनेट करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि काम कैसे हो रहा है, बुक्स मांगनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए, इस तरह की चीजें तो हम कर सकते थे। बट वैसे तो हमें आंसर करना चाहिए बी, आंसर करना चाहिए बी। 4.5, which of these is not a factor affecting the external auditors evaluation of the objectivity of the internal audit function? देखो, जब कोई इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें ना उनकी ऑब्जेक्टिविटी जरूर देखनी चाहिए, मतलब उनमें कितना न्यूट्रलिटी है, कितना लैक ऑफ बायसनेस है, कितना वो बेसिकली अच्छे से काम कर रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी को हमें इवेल्युएट करना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर, यानी चार में से तीन ऐसे होंगे जो फैक्टर्स बन रहे होंगे ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करने के। ठीक है, तो पहला, वेदर द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन सपोर्ट्स द एबिलिटी ऑफ द फंक्शन टू बी फ्री फ्रॉम बायस, conflict of interest और undue influence of others to override professional judgment। देखो, ये तो पॉइंट सीधा सीधा ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा। क्यों? आप स्टेटस देखना चाह रहे हो तो पहले तो इंटरनल ऑडिट में कितने, मतलब जो उनका फंक्शन है इंटरनल ऑडिट फंक्शन, उसका स्टेटस क्या ऑर्गेनाइजेशन का, क्या वो एक सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रैक्टिशनर है, पार्टनर है, कंपनी है, क्या है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो कर रहे हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस क्या है, उसमें ओनर कौन है, मैनेजर कौन है, कौन गवर्नेंस वाले बंदे हैं, उनमें कितना वो फ्रीली काम कर रहे हैं, कितना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनमें नहीं है, ये सारी चीजें तो आपको देखनी चाहिए उनकी ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करने के लिए। बी ऑप्शन, क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन में कोई कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं है, यानी कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं है आपस में कि अगर एक चीज हम ये करेंगे तो दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट हो रहा है, या अगर हम एक गलत बोलेंगे तो दूसरे को भी गलत बोलना पड़ेगा, इस तरह की अगर चीजें हैं तो ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं कर पाएंगे। सी, क्या इंटरनल ऑडिटर्स के पास टेक्निकल ट्रेनिंग है, क्या वो प्रोफिशिएंट हैं ऑडिटिंग में? अब देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ये उनकी क्वालिटी या उनके कॉम्पिटेंस से रिलेटेड हो सकता है। आपको ध्यान होगा जब हम प्रिंसिपल्स भी पढ़ते थे ना, उसके एथिकल प्रिंसिपल्स वगैरह, कोड ऑफ एथिक्स वाले, वहां पे भी हम लोग ना ऑब्जेक्टिविटी का पॉइंट अलग पढ़ते थे, इंटेग्रिटी अलग पढ़ते थे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वगैरह का पॉइंट अलग पढ़ते थे। तो ये पॉइंट तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से रिलेटेड हो गया ना, ट्रेनिंग और प्रोफिशिएंसी कितनी है उनकी, ये तो उनकी कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट करने के लिए लगाओगे आप। पर फिर भी डी ऑप्शन देखते हैं, क्या TCWG वाले इंटरनल ऑडिट फंक्शन में किसको एम्प्लॉय करा जा रहा है, किसको नहीं करा जा रहा, क्या इसको ओवरसी करते हैं, क्या इस पर निगरानी रखते हैं? देखो, अगर TCWG वाले इन्वॉल्व रहेंगे, ऑब्वियस ही बात है इंटरनल ऑडिट वाले कस के काम करेंगे, क्योंकि अगर TCWG वाले खुद इन्वॉल्व हैं, सबसे ऊपर के लोग इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय करने में इंटरनल ऑडिट को, यानी दे आर वेरी सीरियस, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी से काम होगा इंटरनल ऑडिट के अंदर। तो बेटर ऑप्शन इज कि कौन सा फैक्टर नहीं फिट हो रहा है ऑब्जेक्टिविटी के अंदर। ठीक है, दैट इज सी ऑप्शन, बिकॉज इवैल्यूएट क्या करवाएगा, इवैल्यूएट्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ये उनका ऑब्जेक्टिविटी नहीं सीधा सीधा वो करवा रहा, क्या नाम है, इवैल्यूएट। ठीक है, तो आई होप थोड़े से क्वेश्चन इसके अंदर एक दो ऐसे थे जो मेरे हिसाब से नहीं पूछने चाहिए एग्जाम में, क्योंकि ऐसे 600 या ऑडिटर्स एक्सपर्ट वाला भी वैसे टॉपिक डाला हुआ था कि स्टडी के अंदर, ये ग्रेचुटी वैल्यूएशन वाला, हालांकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई नहीं पूछा। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सपर्ट वाला भी इन्होंने केस स्टडी में डाल रखा था, बट चलो थोड़ा हमें एक ओवरव्यू मिल गया, आई होप क्लैरिटी है। चलते हैं अगले सवाल पर, हमारे क्वेश्चन तो सारे ठीक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भाई क्या सवाल है देखते हैं। मेसर्स JK एंड एसोसिएट्स हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ वीनस लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर
टीम के अंदर जे के दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और साथ में और वो एंगेजमेंट पार्टनर्स भी हैं, और ऑडिट स्टाफ के अंदर 2 आर्टिकल असिस्टेंट हैं। ठीक है भाई, छोटी फर्म है, 2 पार्टनर्स हैं और दोनों ही आगे आर्टिकल रखे हुए उन्होंने। और वाइल स्टार्टिंग द ऑडिट वर्क ऑफ वीनस लिमिटेड, द एंगेजमेंट पार्टनर्स ब्रीफ द ऑडिट स्टाफ अबाउट द वर्क एरियाज टू बी कवर्ड, वेरियस कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन, ये वो ज्ञानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, सीए लोग आर्टिकल्स को, आप भी करोगे कल को सीए बनने के बाद। वेरियस टॉपिक्स लाइक ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी, की भैया पढ़ के आए हैं हम, सारा कुछ सब बता रहा हूँ उनको डिटेल में। टीम वॉज टोल्ड अबाउट द पर्पस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स, गाइडेंस नोट्स, ये हमारे सारा चैप्टर 1 में दे रखा था, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, गाइडेंस नोट्स क्या होते हैं ऑडिटिंग के, इशूड बाय आईसीएआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। मिस्टर के ने साथ में ये भी बताया कि मटेरियलिटी क्या होती है भाई, ऐसे नंबर 320, प्लानिंग मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, आपको ध्यान होगा सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने। द टीम वॉज ऑल्सो एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द एरिया ऑफ बेंचमार्क मटेरियलिटी, बेंचमार्क के बारे में बताया। ठीक है, अप्लाइड इन केस ऑफ वीनस। अब आपको क्वेश्चन बताने, डैश सेट्स द स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ये तो देखते ही याद आ गया ऑडिट स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये केस स्टडी को लेना देना नहीं इसके अंदर। ठीक है, ज्ञानबाजी देके सिंपल ज्ञान आपको ऐसे का पूछा हुआ है। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट सेट करती थी और फिर आगे गाइड करती थी मोर डिटेल्ड प्लान बनाने में। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट 1, the establishment of the overall audit strategy and the detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process but are closely interrelated। अब इसमें एक रोला पड़ेगा। देखो, अगर तो हम एसेस को लिटरली पढ़ें तो ऐसे ही बोलते हैं, पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाओ फिर डिटेल्ड प्लान बनाओ। लेकिन ये स्टेटमेंट कह रही है कि जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंशियल हो या डिस्क्रीट हो, अलग अलग हो, ये बहुत ज्यादा क्लोजली इंटररिलेटेड है। देखो, रियल लाइफ में तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है भाई, रियल लाइफ में आप ये थोड़ी कहोगे ये दीवार फांदी जी, ये ऑडिट स्ट्रेटजी है और ये ऑडिट प्लान है, ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। इवन मैं तो बार बार बोलता हूँ, जो भी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हो, किसी भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते हो, जैसे +2 की मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हम पढ़ते हैं। नो डाउट हम लोग अलग अलग लेवल्स में पढ़ते हैं, अलग अलग स्टेप्स में पढ़ते हैं, पर रियल लाइफ में चीजें पैरेलल होती हैं। रियल लाइफ में दे आर क्लोजली इंटररिलेटेड। तो स्टेटमेंट 1 रियल लाइफ के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल इसमें मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ है। स्टेटमेंट 2 क्या है, द पहले ऑडिटर स्ट्रेटजी बनाए फिर प्लान बनाए, ये ऐसे के हिसाब से लाइन बिल्कुल ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शंस जो डाल रखे हैं इन्होंने, अगर मैं ऐसे को लिटरली पढ़ूंगा तो स्टेटमेंट 2 सिर्फ करेक्ट है, मैं कहूंगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शंस कम से कम देखो, इसने ऐसे दी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, वो तो मैं कर ही नहीं सकता, स्टेटमेंट 1 तो पहली करेक्ट है ही नहीं। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, अगर मैं ऐसे इसको लिटरली पढ़ूं तो यस, पढ़ के ही लगता है। पर मैं कहीं ना कहीं फिर कहूंगा, एसेज भी बार बार ये चीज बोलते हैं कि यार हम जो चीजें बता रहे हैं दे आर नॉट कि भाई बिल्कुल ऐसे ही करना है। रियल लाइफ में प्लानिंग और ये सब चीजें जो होती हैं, दे आर नॉट सीक्वेंशियल प्रोसेसेस, बहुत सारी चीजें आपस में इंटररिलेटेड होती हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शन करेंगे सी, दोनों स्टेटमेंट से हम कहेंगे करेक्ट है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 5.3, भाई ये तो सीधा सीधा सवाल है कि वो क्या चीज होती है जो अमाउंट ऑडिटर सेट करता है लेस देन द मटेरियलिटी लेवल टू रिड्यूस appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceeds the materiality as a whole। भाई आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपको कहीं पे 2 घंटे में पहुंचना है तो 2 घंटे का अगर रास्ता है तो जरूरी, मतलब 2 घंटे का अगर कहीं रास्ता है पहुंचने का तो जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे पहले निकलोगे तो 2 घंटे में पहुंचोगे। हम बोलते थे 2.5 घंटे पहले निकलो, 3 घंटे पहले निकलो, ताकि हम वेल इन टाइम पहुंचे। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि इसका आंसर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है कि जो आपने मटेरियलिटी लेवल रखा है, मान लीजिए लाख रुपए का आपने सोचा मटेरियल आइटम लाख रुपए है, तो हम बोलते थे इससे भी कम आइटम की जो वैल्यू है उससे चेक करना शुरू करो, ताकि अगर मुझसे कुछ मिस वगैरह भी हो गया किसी भी केस में, मेरी प्रोबेबिलिटी ये ना हो कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं या जो अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं, जो मैंने मटेरियलिटी लेवल रखा हुआ है 1 लाख का, वो उससे क्रॉस करे। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें नहीं लानी कि वो उससे क्रॉस करे, इसलिए हम और कम वैल्यू से चेक करना शुरू करेंगे। तो ये वो मटेरियलिटी होती है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, बहुत डिटेल में हमने इसको कवर करा हुआ है। 5.4, भाई बेंचमार्क का एग्जांपल कौन सा नहीं है। अब ये बेंचमार्क क्या होता था, आपको ध्यान होगा हमने कहा था मटेरियलिटी की अमाउंट जो निकाली है 1 लाख रुपीज, कैसे निकाली भाई, या तो हम रेवेन्यू को बेस ले लेते हैं कि अगर रेवेन्यू का 1% से ऊपर की जो वैल्यू है दैट इज मटेरियल, तो रेवेन्यू कैन बी बेंचमार्क, प्रॉफिट्स कैन बी बेंचमार्क, इवन जो आपके शेयर्स की नेट एसेट वैल्यू आ रही है या जो भी आपके बिजनेस की नेट एसेट्स वैल्यू आ रही है दैट कैन बी बेंचमार्क। तो इनमें से तो सारे ही जो एग्जांपल हैं वो बेंचमार्क के हैं, किसी भी बेंचमार्क को बेस लेके आप अपनी मटेरियलिटी की वैल्यू ढूंढ सकते हो। तो 5.4 का आंसर होगा जी डी।
आइए 5.5, मतलब इनमें से सारे ही बेंचमार्क्स के एग्जांपल हैं, तो हम कहेंगे नन ऑफ द अबव इज नॉट एन एग्जांपल। ठीक है, गाइडेंस नोट्स आईसीआई इशू करती है, सही बात है, और ये गाइडेंस प्रोवाइड करती है मेंबर्स को विच अराइज इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क, बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं। स्टेटमेंट्स भी इशू करती है आईसीआई विद अ व्यू टू सिक्योर कंप्लायंस बाय मेंबर्स ऑन सम मैटर्स, बिल्कुल ठीक, क्योंकि स्टेटमेंट्स इशू की जाती थी कि मेंबर्स इसे कंप्लाई करें, मेंबर्स ऑफ आईसीआई, ये भी बिल्कुल ठीक है। गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी इन नेचर, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी इन नेचर, सर चारों ऑप्शंस ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा है, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यस, बाकी सब तो फालतू चीजें। 1 2 3 करेक्ट है, 1 2 4 करेक्ट है। भाई जिसने ध्यान से थियरी पढ़ी है ना इस टॉपिक की, चारों ऑप्शन उसको पहली बार में समझ में आएंगे, सही लिख रहा है, बिल्कुल सही लिख रहा है। आइए चलते हैं छठी केस स्टडी की तरफ। भाई रूप एंड कंपनी ऑडिटर्स हैं ओंडा ग्रुप ऑफ होटल्स के, ओंडा ग्रुप ऑफ होटल्स, ओके। दिस इज द फर्स्ट टाइम द फर्म इज ऑडिटिंग एन इंडस्ट्री इन फूड एंड बेवरेज, यानी कि F&B इंडस्ट्री में पहली बार आप ऑडिट करने जा रहे हो, और आपका इट इज डे 1 ऑफ द ऑडिट, पहला ही दिन है अभी ऑडिट का, क्या पता माहौल बन गया। ठीक है, वैसे तो फूड बेवरेज में जाती है, खाने पीने की याद आती है ऑडिटर को। द एंगेजमेंट पार्टनर अलॉन्ग विद हिज टीम wants to make a thorough understanding of the entity, यही करना चाहिए सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा के आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, एनवायरमेंट और रिस्क असेस करना चाहिए। आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यस, चाहे ड्यू टू फ्रॉड और एरर, और कुछ चीजें आपके सामने आइडेंटिफाई हुई हैं डे 1 पे। ठीक है भाई, मेहनत करिए पहले दिन जाके और देखिए किस तरह की आपको प्रॉब्लम्स नजर आई हैं। पहला, भाई होटल के पास ना 2 बैंक्वेट हॉल्स हैं, ठीक है, और द डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बैंक्वेट हॉल रेवेन्यू इज द ओनली इनवॉइस रेज्ड बाय द होटल, मतलब बैंक्वेट हॉल का जो रेवेन्यू आ रहा है ना उसका सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है होटल वालों के पास, वो है इनवॉइस जो वो रेज करते हैं, या कुछ ना मेल पे कन्वर्सेशन करते हैं लोग कस्टमर के साथ, जैसे कस्टमर ने इंक्वायर करा मेल पे, इन्होंने उसको रिप्लाई कर दिया, तो वो भी उस चीज का भी रिकॉर्ड है इनके पास सारा कि देखो जी हमारा ये कस्टमर है, इससे हमारी ये बात हो रही है और इसको हमने ये सेल करी है, ये हमारा रेवेन्यू है, ये इसका बिल है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। ठीक है भाई, कहता ऑडिट ट्रायल जब हम कर रहे थे, मतलब सारा जब चेकिंग वगैरह कर रहे थे, इट इज फाउंड दैट फाइनेंस अप्रूवल ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ओनली आफ्टर द इनवॉइस इज सेंड टू देम फॉर अकाउंटिंग एट फाइनल सेटलमेंट। देखो वैसे तो अप्रूवल पहले होना चाहिए ना, कि जब सारी चीजें शुरू में सेटल हो रही हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको सेटल करे कि ठीक है भाई, ये उसे अप्रूव करे कि इतने में ट्रांजेक्शन कर दो, लेकिन ये हो रहा है ओनली आफ्टर द इनवॉइस इज सेंड टू देम, यानी इनवॉइस वगैरह सब बन गया, फाइनल सेटलमेंट हो रही है तब जाके अप्रूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है, वैसे नॉर्मली पहले होना चाहिए। एडवांस पेड बाय द क्लाइंट्स आर नॉट वेटेड थ्रू फाइनेंस टीम, कहता फाइनेंस टीम को पता ही नहीं है कि एडवांस आ रहा है क्या आ रहा है, वो पहले ले लेते हैं रिसेप्शन वगैरह वाले, फाइनेंस टीम तो बाद में इन्वॉल्व होती है। ऑडिटर कहता नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा, ये वीकनेस है सिस्टम के अंदर आपके, थोड़ा सा फाइनेंस वालों को भी तो इन्वॉल्व करो, बंदे बिठाए हैं अकाउंट्स और फाइनेंस वाले, उनको भी बीच में इन्वॉल्व करो, जिस टाइम पे आप ये प्राइजेस वगैरह फाइनल कर रहे हो या जो भी अप्रूवल लेनी है उनकी भी लो ना बीच में, तो ये इसको लग रहा है वीकनेस है, चलो ठीक है, लग भी रहा है थोड़ा। पॉइंट नंबर 2, auditor also finds a control deficiency in the process of procurement of stores, तो जब सामान वगैरह खरीदते हैं फूड एंड बेवरेजेस का, वहां भी इसको एक डेफिशिएंसी नजर आ रही है प्रोक्योरमेंट में क्या प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, एक गुड्स रिसीट नोट प्रिपेयर नहीं किया जा रहा एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। हम जानते हैं जब गुड्स रिसीव होता है तो हमें गुड्स रिसीट नोट बनाना चाहिए कि ये सामान रिसीव हुआ है। इंक्वायरी करने पे ऑडिटर को पता लगा कि भाई एक सिस्टम कंट्रोल बना रखा है उन्होंने, सिस्टम कंट्रोल का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ऑटोमेटेड कंट्रोल है जहां पे गुड्स रिसीट नोट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है और अप्रूव हो जाता है जैसे ही आप सिस्टम में जाके क्वांटिटी और प्राइस डालते हो एक वेंडर के अगेंस्ट, यानी ऑटोमेशन कर रखी है कि एक वेंडर के अगेंस्ट जैसे ही जाके आपने क्वांटिटी और प्राइस डाली तो गुड्स रिसीट नोट अपने आप डल गया उसका, तो वो मैनुअली तो बना नहीं रहे, कहते हैं हमने सिस्टम कंट्रोल बना रखा है इसका, डोंट वरी। और एंट्री बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे होती है और बैक डेट में जाके तो एंट्रीज अलाउ भी नहीं होती, यानी सिस्टम भी अच्छा है कि भाई जो होएगी अभी होएगी एंट्री, ये नहीं कि बैक डेट में जाके मैनिपुलेशन हो जाएगी। बेसिकली वो अपने सिस्टम को समझा रहे हैं कि ये नहीं हम ऐसे कर रहे हैं, और वो हमारा बड़ा अच्छा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये भी अच्छा लगा मैं जान के कि चलो कुछ तो सिस्टम है। ऑडिटर इंक्वायर करता है मैनेजमेंट से एज टू व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ध्यान रखना ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो ऑडिटर के होते थे, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है। ये अगर आपको ध्यान हो जो इंटरनल कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे SA 315 के, ये उनमें से एक कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है, ये क्लाइंट की तरफ से फॉलो होता है, फॉलोड बाय द एंटिटी, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो ऑडिटर उनसे इंक्वायर कर रहा है भाई क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है आपका, जरा बताओ किससे रिलेटेड,
प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। और ऑडिटर को पता लगा कि प्रोसेस अगर है भी है ना, पर कोई डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस नहीं है इनके पास। देखो, हमने जब क्लासेस करी थी हमने बार बार कहा था जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दे प्रेफर सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हो, हर तरह की गाइडलाइंस, हर तरह की पॉलिसीज, हर तरह के सिस्टम, हर तरह के ये प्रोसेसेस, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हो। तभी तो अगले बंदे को भी ट्रेन करोगे जो नया आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, या ऑडिटर को आगे कुछ देखना है, सब डॉक्यूमेंटेशन में से तो लगेगा। पर यहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं। तो केस स्टडी काफी लंबी चौड़ी है, बहुत सारी चीजें दे रखी है केस स्टडी में। आओ अब देखते हैं कि भाई क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन, भाई किस तरह का रिस्क आपको मिला रेवेन्यू बुकिंग को लेकर विद रिस्पेक्ट टू बैंक्वेट हॉल्स। तो बैंक्वेट हॉल्स का पॉइंट पहले वाला था, ये वाला। अब अगर ध्यान से देखो आप, हम ना तीन तरह के रिस्क पढ़ते रहे, एक इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। इन्हीं को IR इंटू CR इंटू DR करके हम बोलते थे ऑडिट रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क की मैं यहाँ बात नहीं करूंगा। सैम्पलिंग रिस्क को वो होता था कि हम लोग सिलेक्टेड चीजें चेक करेंगे इसलिए हमारे रिजल्ट अलग हो सकते हैं, तो उसकी तो बात कर नहीं रहा क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। बट अगर आप ध्यान दो, यहाँ ना क्वेश्चन ने बोला हमने डॉक्यूमेंटेशन देखी है, ठीक है, हमने ये देखा ऑडिट ट्रायल कर लिया है और हमें पता लगा कि ये कमियां हैं। तो आपको ध्यान होगा जो इनहेरेंट रिस्क का डेफिनेशन था ना, वो तो ये होता था कि रिस्क है भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट का प्रायर टू द ऑडिट। तो यहाँ तो ऑडिट स्टार्ट हो गया ना, तो इनहेरेंट रिस्क नहीं है यहाँ। ऑडिट चल रहा है, आप चेकिंग कर रहे हो डे वन पे, उसके सामने आप उनके सिस्टम्स देख रहे हो और सिस्टम्स को लेकर तसल्ली नहीं हो रही है आपकी। तो हम ना कंट्रोल रिस्क ये बोलते थे कि सिस्टम बना रखे हैं, कंट्रोल बना रखे हैं, बट वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, या जिस तरह से ऑपरेट होने चाहिए वैसे ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, या सिस्टम बनने के बावजूद भी मिस स्टेटमेंट्स हो रही होंगी। ये उस तरह का पॉइंट बन रहा है। और डिटेक्शन रिस्क तो हो ही नहीं सकता यहाँ, क्योंकि डिटेक्शन रिस्क तो ये होता था कि आपसे चीज मिस हो जाएगी ऑडिटर से, तो ऑडिटर का तो यहाँ पे कोई रिस्क दिख नहीं रहा इस पॉइंट के अंदर। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। इनहेरेंट रिस्क मैंने कहा गलत है, ये तो प्रायर टू ऑडिट होता है। शुरू में ही जो आप असेस करते हो, रिस्क असेस करते हुए, अंडरस्टैंडिंग लेते हुए, उस टाइम की जो बातें वो IR की हैं। कंट्रोल रिस्क ये चल रहा है, डिटेक्शन रिस्क ये भी चल रहा है, सॉरी ये नहीं हो सकता। और ऑडिट रिस्क, देखो ऑडिट रिस्क तो ना इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन है बेसिकली, IR इंटू CR इंटू DR। और हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर IR और CR दोनों हाई हैं तो हम अपने DR को लो कर लेंगे ताकि ऑडिट रिस्क लो हो जाए। तो ऑडिट रिस्क तो यहाँ पे बड़ा जनरल सा आंसर हो गया, तो ऑडिट रिस्क की जगह बेहतर रहेगा कि इनहेरेंट रिस्क ना करें, डिटेक्शन रिस्क ना करें, ऑडिट रिस्क की जगह हम टिक करके आए कंट्रोल रिस्क। आई होप छठा क्वेश्चन क्लियर है, कंट्रोल रिस्क। पॉइंट नंबर 2, भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क फिर मैं कहूंगा IR इंटू CR इंटू DR, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, मोर एक्सटेंसिव द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड द लोअर इज द डिटेक्शन रिस्क। भाई तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, जितना ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे आप अपना DR कम कर लोगे। बल्कि हम बोलते ही ये थे कि अगर हम अपना डिटेक्शन रिस्क कम करना चाहते हैं ऑडिटर, तो आप अपना NTE बढ़ाओ, आप अपना एक्सटेंड बढ़ाओ प्रोसीजर्स का, तभी तो डिटेक्शन रिस्क कम होएगा। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये नहीं ठीक हो सकती। बी, ग्रेटर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब IR और CR, ये अगर ज्यादा हुए तो लेस इज द डिटेक्शन रिस्क दैट कैन बी एक्सेप्टेड। ये तो है ही है, अगर IR और CR ज्यादा हुए तो आपको अपने DR को कम करना पड़ेगा ना, जिसके लिए आप अपने परसुएसिव एविडेंस मांगोगे और ज्यादा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दिस कैन नॉट बी राइट आंसर, सी ऑप्शन। Audit risk also includes the risk that the auditor may express an opinion that the financial statements are materially misstated when they are actually not। भाई ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन याद करना, हमने ये पढ़ा था कि ऑडिट रिस्क वो रिस्क है कि जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हैं पर ऑडिटर कह बैठा कि वो नहीं है, क्योंकि ये बड़ा रिस्की सिचुएशन है, क्योंकि आपने यूजर्स को बोल दिया ट्रू एंड फेयर है, जबकि वो ट्रू एंड फेयर नहीं है। यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है FS, आपने बोल दिया FS मटेरियली मिसस्टेटेड है पर वो है नहीं। अब बच्चा बोलता सर ये भी तो पर ऑडिट रिस्क ही हुआ ना, गलत होगी ना हमारी ओपिनियन। बच्चा सही सोच रहा है पर पार्टली। हमारा ऐसे कहता है यार देखो, जहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं नहीं पर आपने कह दिया है, कम से कम जो यूजर है वो और ज्यादा विजिलेंट हो जाएगा, वो और ज्यादा सावधान हो जाएगा
कम से कम यूजर का नुकसान नहीं होगा। हालांकि क्लाइंट का आपने बैंड बजा दिया, बेचारे की मिसस्टेटमेंट्स नहीं थी, आपने बोल दिया है, पर ये ऑडिट रिस्क के अंदर ये चीज कवर नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसने बोला ऑल्सो इंक्लूड्स, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ये तो मुझे टिक करनी पड़ेगी, पर मैं डी भी देखता हूं। कहता जो आरएमएम होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, इट इज ऑफ टू काइंड्स, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। एब्सोल्युटली राइट। ये असर्शन लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल क्या होता था, बहुत डिटेल में हमने किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल होता था ओवरऑल, और असर्शन लेवल होता था एट अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस और अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स। तो जब पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस या अकाउंट बैलेंसेस की बात करते हैं वो असर्शन लेवल पे होती है, और जब एज अ होल बात करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल होता था। तो आईआर और सीआर असर्शन लेवल पे ही होते थे। हमने डेफिनेशन, हालांकि ये दोनों लेवल पे होते हैं, सॉरी, असर्शन लेवल पे भी होते हैं, एफएस लेवल पे भी होते हैं, बट यस असर्शन लेवल पे भी यही दो रिस्क हैं हमारे, आरएमएम, सीआर और डीआर। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो सही आंसर है जिसका सी। आइए 6.3 पे। 6.3, in case of procurement of stores, the auditor has tested more than one control for the same assertion। भाई ये स्टोर्स वाला पॉइंट था ना, पहले उसने कहा था रिसीट नोट नहीं बना रहे, पर फिर उन्होंने बोला भाई सिस्टम कंट्रोल है हमारा, डोंट वरी, ऑटोमेटिकली हम बना रहे हैं। तो देखो वो आगे क्या पूछ रहा है, कहता एक ही असर्शन को लेके, एक ही आइटम को लेके, एक ही रिप्रेजेंटेशन को लेके मोर देन एक कंट्रोल आपने टेस्ट करा है, तो आपको बताना है कि आपका कैसे रिलायंस होगा इस कंट्रोल पे। पहला भाई, सिंस कंपनसेटिंग कंट्रोल्स आर आइडेंटिफाइड, देखो ये कंपनसेटिंग कंट्रोल्स यहां भी लिख रहा है, यहां भी लिख रहा है, यहां भी लिख रहा है, ये किसे बोल रहा है कंपनसेटिंग कंट्रोल्स? जो उन्होंने बोला था ना कि हमने सिस्टम कंट्रोल बना रखे हैं, डोंट वरी, वो कंपनसेटिंग कंट्रोल है एक तरह की, एक डेफिशिएंसी थी, पर कोई बात नहीं, आपने अच्छे कंट्रोल और बना रखे हैं। और अब ऑप्शन देखो क्या है, कि क्योंकि कंपनसेटिंग कंट्रोल आइडेंटिफाई हो गए हैं, अगर इनको टेस्ट कर लिया और इवेल्युएट कर लिया कि ये सही है, तो ऑडिटर इन कंट्रोल्स पे रिलाई कर सकता है। ये तो है ही है भाई, अगर एक कंट्रोल वीक भी था, लेकिन अगर उसी दर्शन पे एक और अच्छा कंट्रोल आपको मिल गया और वो चल भी रहा है ठीक से, तो आपकी तसल्ली हो तो गई। अब बच्चे की जान थोड़ी ले लोगे क्लाइंट की। तो ये ऑप्शन तो सही है, बी ऑप्शन देखते हैं। इवन दो कंपनसेटिंग कंट्रोल्स आर देयर, पर क्योंकि एक कंट्रोल इनइफेक्टिव है, इसलिए दूसरे कंट्रोल्स पे हम रिलाई नहीं करेंगे। भाई ये क्या बात बनी? भाई एक सिस्टम नहीं चल रहा ठीक है, पर दूसरा तो चल रहा है ना, आपको तो दर्शन से मतलब है कि दर्शन का कंट्रोल ठीक चल रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। डॉक्यूमेंटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। भाई लोग चांद तक पहुंच गए, अभी तक बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पागल हो गया क्या? ठीक है। और डी ऑप्शन, इवन दो कंपनसेटिंग कंट्रोल्स आर देयर, सिंस वन कंट्रोल इज इनइफेक्टिव द ऑडिटर शुड नॉट रिलाई एज वेल एज, मतलब ना उस पे करना रिलाई उस कंट्रोल पे, और ना शुड नॉट रिलाई ऑन कंट्रोल फॉर दिस असर्शन एज वेल एज एसोसिएटेड असर्शन। पता नहीं क्या बोल रहा है कि कंपनसेटेड कंट्रोल है पर एक कंट्रोल इनइफेक्टिव है तो मत रिलाई करना भैया किसी भी चीज पे। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। ये थोड़ी ना अगर एक कमी है तो दूसरी चीज अगर ठीक चल रही है तो आप हर चीज में कमी निकालते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 6.4, भाई ऐसे 315 के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं है। देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता था, अंडरस्टैंडिंग करना एंटिटी का, एनवायरनमेंट का, थोड़ा शुरू में आके जो अंडरस्टैंडिंग लेते थे सारा, ठीक है, क्लाइंट के बारे में। अब वैसे तो आपको याद होगा, हमने क्लास में ही पढ़ा था, जो ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं सारे, रैप्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव, उनको करने के कई प्रोसीजर या कई मेथड्स होते हैं, ICAIROR, इंस्पेक्शन, कॉन्फर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, कई सारे थे। ठीक है, लेकिन आप ना बुक को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ना ये तीन ही लिखे होते हैं मेनली, कि आप इंक्वायरीज कर लो उससे अंडरस्टैंडिंग होगी, आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लो, रेशियो स्टडी कर लो, ट्रेंड स्टडी कर लो, उससे अंडरस्टैंडिंग होगी, आप ऑब्जर्वेशंस कर लो, आप इंस्पेक्शन कर लो, उससे अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन ये कंफर्मेशन है ना जो, ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की तरह ज्यादा यूज होता है, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की तरह ज्यादा यूज नहीं होता, ये ज्यादा यूज होता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर की तरह। इसीलिए तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर भी सब्सटैंटिव की तरह यूज होता है, पर ये ऐसा है, ये शुरू में भी यूज होता है, बीच में भी यूज होता है, एंड में भी यूज होता है, तो रिस्क असेसमेंट की तरह भी यूज होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। बट एक्सटर्नल कंफर्मेशन ज्यादातर अकाउंट्स के जो फिगर्स हैं या जो टर्म्स हैं उससे रिलेटेड में ज्यादा यूज होता है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, यानी कि कौन सा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। 6.5, what should be the course of action for the auditor for the entity
नॉट हैविंग अ डॉक्यूमेंटेड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, जो उसने बोला था कि इनके पास डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस नहीं है। तो पहला ऑप्शन, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन मैनेजमेंट WR ऑन हाउ दीज रिस्क्स आर आइडेंटिफाइड। देखो यार, WR रिप्लेसमेंट नहीं है किसी चीज का कि ठीक है वो नहीं है तो WR ले लो। हमने कहा था WR तो सिर्फ सपोर्ट करता है एविडेंस को, ठीक है, वो अपने आप में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। तो बाकी ऑप्शन देखते हैं, बट फिर भी चलो WR तो ले ही लेते होते हैं, हमें कहीं पे तसल्ली ना हो रही हो, बट स्टिल बी ऑप्शन। ऑडिटर को डिस्कस करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ कि भाई ये रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करते हो, एड्रेस कैसे करते हो, और अगर ये एब्सेंस है इसकी डॉक्यूमेंटेशन का जो होना चाहिए, वेदर द एब्सेंस इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस और वेदर इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो भैया ये ऑप्शन थोड़ी दमदार लग रही है कि पहले डिस्कस करो क्या चल रहा है भाई यहाँ, फिर ये भी देखो कि अगर ये एब्सेंस है डॉक्यूमेंटेशन का तो क्या ये सही है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या चक्कर है ये? और अगर वो नहीं है तो कहीं वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो ये ऑप्शन तो ठीक लग रही है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। सी, the auditor should advise the management to document the same immediately and accordingly opine on the same in his report too। देखो यहां तक अगर ऑप्शन होती ना अच्छी होती कि एडवाइस करो यार, डॉक्यूमेंट करो, इतना तो आप एडवाइस कर ही सकते हो भाई क्लाइंट को कि भाई करो डॉक्यूमेंटेशन, पर आगे बोल रहा है अकॉर्डिंगली अपॉइन ऑन द सेम इन हिज ऑडिट रिपोर्ट टू, कि इसमें अब रिपोर्टिंग पे तो कोई इम्पैक्ट वाली बात नहीं आ रही भाई, ठीक है कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है अगर, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मिस स्टेटमेंट्स हैं कि आप तो फिर भी चीज ठीक चल रही हो भाई। कहीं भी क्वेश्चन में ये थोड़ी लिखा है कि ओपिनियन में कोई आपके मॉडिफिकेशन आनी चाहिए या ओपिनियन कोई चेंज होगी इससे रिलेटेड, ओपिनियन पे कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी। और ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट ऑन हाउ दीज रिस्क्स आर आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम एंड प्लेस रिलायंस ऑन द सेम एज डॉक्यूमेंटेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज इमटेरियल। कहता बस डिस्कस कर लो कि कैसे रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, और कहता डॉक्यूमेंटेशन तो वैसे भी इमटेरियल है। भाई ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है डिस्कस कर लेंगे, पर ये थोड़ी ना मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन इमटेरियल है, ये गलत है। तो ये ऑप्शन गलत होगी, ये गलत होगी। और ए और बी में से हमने कहा था कि WR ले लो, और एक हमने कहा था कि नहीं डिस्कस करो फिर देखो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये ऑप्शन बेस्ट छा रही है। क्योंकि WR वाला ऑप्शन तो मैं कह रहा हूँ ये कोई अपने आप में कंप्लीट काम नहीं कि ठीक है मेरा WR ले लिया मैंने, मेरा काम हो गया, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो नहीं है, मैंने तो WR ले लिया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बी ऑप्शन इज बेटर, बी ऑप्शन इज बेटर। तो आप देखिए कंट्रोल रिस्क था हमारा, ठीक है, ऑडिट रिस्क वो वाला ऑप्शन था, ठीक है, कंपनसेटिंग कंट्रोल, ठीक है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और ये जो भी हमने करा बी ऑप्शन। उम्मीद है सिक्स्थ केस स्टडी भी आपको हो गई होगी क्लियर।